चलिए, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ लिए थे हमने लास्ट क्लास में? पॉलिटी चल रही थी हमारी, राज्य व्यवस्था। कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाँ, पूरा हो गया था। मतलब हमने आज से एक्ट पढ़ना था, अधिनियम पढ़ना था, क्या क्या था, है ना? तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने आपको बताया था कि नियम के बाद वहां पे अधिनियम की बात की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो वहां पे भारत के लिए बहुत से अधिनियम बनाने की बात की गई थी। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या बात किया था? एक्ट ऑफ, वो सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। फिर क्विट इंडिया एक्ट बताया था 1984 में आया था, वो 1784 में आया था। और उसके बाद मैंने बताया था चार्टर आ गए थे। तो चार्टर 4 आए थे। चार्टर मतलब होता है अधिनियम, अधिकार। तो 1793, 1813, 1833 और 1853 जितने एक्ट आए थे उनके यहाँ पे बना तो कौन रहा था ये कानून? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही थी, पर इसको लागू कौन कर रहा था? कौन कर रहा था लागू? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। और इसके बाद मैंने बताया था आपको ब्रिटिश ताज आ जाता है, माने क्राउन का सिस्टम शुरू हो जाता है। 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 में डिसाइड किया जाता है कि यहां से क्या होगा, अब क्राउन का शासन आ जाएगा। तो एक वो आता है, फिर भारत परिषद अधिनियम आता है 1861, जिसके तहत 3 हाई कोर्ट खोली जाती है भारत में। ठीक है, इसके बाद 3 भारत परिषद अधिनियम आते हैं। फिर एक और आता है 1892 का, फिर आता है मांटे मिर्लो 1909 में, फिर मांटेयू चेम्स बॉन्ड 1919 में, और भारत शासन अधिनियम। यहां तक के अधिनियम जो होते हैं वो कौन बनाते हैं? ब्रिटिश क्राउन बनाती है, और ब्रिटिश क्राउन ही इसको लागू करती है। हमने पढ़ लिया था। इसके बाद भारतीय संविधान की यात्रा शुरू होती है। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, फिर बेवेल योजना आती है 1945 में, शिमला समझौता होता है, लॉर्ड माउंटबेटन घोषणा होती है 3 जून 1947 को। तो यहां से भारतीय संविधान का यात्रा शुरू हो जाती है। संविधान सभा होती है 1946 में। ठीक है, तो हमें इन्हीं अधिनियम को पढ़ना था कि इन्हीं अधिनियम के अंदर क्या क्या प्रावधान है और क्या चेंज हुए और क्यों लाए गए। ठीक है, तो लिखिए आज से। सबसे पहला एक्ट हमें कौन सा पढ़ना है बताइए? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो लिखिए रेगुलेटिंग अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कब आया? 1773। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि कब आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लियर? सबसे पहला अधिनियम यही था जो अंग्रेजों के द्वारा, जो ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया था। अब ये लाया गया था तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले देखिए, लिखिए कि ये किसके द्वारा बनाया गया था ये अधिनियम। तो आपको बोलना है ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश 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 संसद द्वारा बनाया गया था। एक फैक्ट। क्लियर? दूसरी बात, यहां पर भाई जैसे मैंने बताया था, जब ये लोग परमिशन लेके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो किससे परमिशन लेके आए थे? रानी एलिजाबेथ से चार्टर लेके आए थे, बताया था ना प्रीवियस क्लास में आपको मैं। उसी प्रकार यहां पे भी एक ब्रिटिश क्राउन था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जब बना था तब उस समय ब्रिटेन के ताज में, उनके क्राउन में कौन बैठा था? तो उसका नाम लिखिए, जॉर्ज तृतीय। कौन था? ब्रिटिश ताज या क्राउन में कौन था? कौन था वो? नाम लिखिए, जॉर्ज तृतीय। कौन था? जॉर्ज तृतीय। क्लियर? आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और जो क्वेश्चन आया है, क्या आया है कि इस समय, अब देखिए ब्रिटिश में भी, वहां पे भी क्या संसद थी? संसद थी तो वहां पे प्रधानमंत्री होगा। हमने जो संसद प्रणाली ली है वो कहां से ली है? ब्रिटेन से तो ली है ना? जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारे यहाँ पे संसद है तो हमारे यहाँ भी पीएम है, तो वहां भी होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट के समय वहां पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको नाम बताना है, लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या बोलेंगे आप?
कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गए ब्रिटेन की बात कर ली हमने, अब हमारे भारत में भी तो कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इस समय रेगुलेटिंग एक्ट के समय डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था बताइए? वारेन हास्टिंग। लिखिए, कौन था? बंगाल का गवर्नर। बंगाल कहां पर है? भारत में है। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हास्टिंग। वारेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ऑलरेडी। कौन था बंगाल का गवर्नर? वारेन हास्टिंग था। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया, ये इस समय कौन कौन से पद में थे वो आप लोग का क्लियर हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, क्या इंपॉर्टेंट है आपको दो याद रखना है, आपको याद रखना है वहां पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है कौन थे? वारेन हास्टिंग जी थे। और वहां पे कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। अब ये बताइए मुझे कि बहुत कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले मैंने बताया था कि बंगाल में हमने देखा तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। तो एक क्वेश्चन पूछता है बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको बताना है कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये वाले जो कंफ्यूजन वाले थोड़े क्वेश्चन लिख लीजिए, इस स्लाइड में लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए, अगर देखिए वर्ड को पकड़ना है आपको, क्या पकड़ना है आपको कि सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा बंगाल का गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था, सिर्फ गवर्नर, तो क्या बोलोगे आप? रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव, ये नाम पूछते हैं। ठीक है, ये बता दीजिए आप। इसके बाद मैंने बताया एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 में, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को, अब बंगाल के गवर्नर को क्या बोलने लगेंगे? बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके क्या कर देंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल। और वो गवर्नर जनरल पहले कौन हुए? वारेन हास्टिंग। वर्ड को पकड़ना है। अब 1773 का जो एक्ट आया उसमें बोला गया बंगाल का गवर्नर का नाम चेंज करके अब बंगाल का, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कौन हो गए बताइए? कौन हो गए? कौन थे? वारेन हास्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद 1883 का जो चार्टर्ड एक्ट आया, 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया, उस एक्ट में बोला गया अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा? भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेटिक। कौन थे? विलियम बेटिक साहब थे। क्लियर? तो अब सिर्फ वर्णों का चेंज है, उनका नाम चेंज करते जा रहा है। और इसके बाद फिर आता है 1858। 1858 का, 1858 का शाही अधिनियम जब आता है तो उसमें बोला गया अब भारत का गवर्नर जनरल अब क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल के पद को क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल वाइस राय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाइस राय कहलाएगा। तो लिखिए, अंतिम, अंतिम, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइस राय, प्रथम वाइस राय कौन थे? क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जी थे। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उस समय भी भारत में जो वाइस राय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो यहां से अब गवर्नर जनरल को क्या बोलने लगा? वाइस राय कहने लगे। क्लियर हो रहा है? इसके बाद हम आ जाते हैं 1947 के टाइम। और यहां पर
अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत का, क्योंकि इस समय हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देश आजाद हो गया था ना, तो अंतिम वाइसराय, लास्ट वाइसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, कोई बताएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर? इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम वर्ड पकड़िए, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? सी राम गोपालचारी जी। सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? क्लियर है? समझ में आया? अगर आपसे पूछेगा बंगाल का गवर्नर कौन था सबसे प्रथम, तो रॉबर्ट क्लाइव बोलना है आपको। और इसके बाद अगर पूछेगा बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत हुआ, 1773 के एक्ट के तहत, तो वारेन हास्टिंग हो गए। और उसके बाद आते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उसमें बोला गया अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो पहले व्यक्ति थे विलियम बेटिक। इन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा जो एक होती थी। आप उसका साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश के सागर जिले में मिलता है, जहां पे एरन अभिलेख कहा जाता है, 510 में मिला था। अगर उनकी हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो पत्नी क्या होती थी, आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी, वो सती प्रथा। भानुगुप्त की पत्नी ने ऐसा किया था, 510 ईसा पूर्व बीसी की बात है, क्योंकि सागर देखने मिलता है एरन अभिलेख में, है ना, वहां पे विष्णु की एक बड़ा मूर्ति भी देखने मिलती है। क्लियर? चलिए, तो उसका अंत किए थे इन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। क्लियर? इसके बाद अगर पूछेगा अगला 1858 में अंतिम गवर्नर जनरल, वर्ड को बस पकड़ना है आपको, और प्रथम वाइसराय तो लॉर्ड कैनिंग। और इनका एक फैक्ट और मैंने आपको बता दिया, 1857 के समय, क्रांति के समय भारत का वाइसराय कौन था पूछता है तो क्या बोलोगे? लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए, इसके बाद अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है? और इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो हुए वो कौन हुए? सी राम गोपालचारी। क्लियर? सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर? चलिए, मैं ये बता रहा था आपको कि रेगुलेटिंग एक्ट में वो चीज क्लियर हो गई आपकी। अब देखिए, हमने अधिनियम के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने जो जो पद में थे तो वो तो बता दिया मैंने आपको। अब मुझे ये बताइए, कोई बताएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया, इसका कारण क्या था, इसके कॉजेस क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्यों आया, क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट को इतनी जरूरत पड़ गई? अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, पर एकदम से रेगुलेटिंग एक्ट बनाने की बात क्यों आ गई, उसका कारण क्या था? लिखिए। उसके कॉजेज या उसके कारण क्या थे? उसके कारण, कॉजेज क्या थे? वो कारण ये थे, देखिए मैंने अभी बताया था इलाहाबाद की संधि हुई थी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि जैसे इलाहाबाद की जब संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसके पास आ गई थी? अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे थे यहाँ पे भारत में चलाने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, जो बिहार बंगाल वाला क्षेत्र है वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया।
कैसा भ्रष्टाचार कर दिया कि वहां पे जो भी चीज होती है, छोटे से छोटे व्यक्ति काश्तकार में, ये अपना जो वहां के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ पे प्रतिनिधित्व काम कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, रिश्वत लेना शुरू कर लिया। वो अपनी जेब भरने लगे थे। तो पैसा किसको नहीं पहुंच रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं पहुंच रहा था। छोटे छोटे काश्तकार है, छोटे छोटे मजदूर है, छोटे छोटे किसान है, उनसे छोटी छोटी में नजराना लेने लोग पहुंच जाते थे राजा के दरबार में। तो इस प्रकार से वहां पे क्या हुआ, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया और द्वैध शासन वहां पे स्टार्ट हो गया था। द्वैध शासन मतलब मैंने बताया था ना कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया था और नवाब जो था वो काम मात्र के लिए, मतलब ये माने नॉमिनल टाइप का वो बैठा हुआ था। ठीक है, तो उसकी बहुत ज्यादा शक्ति नहीं थी। तो पूरी का पूरा अधिकार किसके पास आ गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। तो उन्होंने वहां पे क्या करने लगे थे, ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने लगे थे। अब भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा करने लगे थे, मतलब वो किसी से भी रिश्वत लेके अपने पास पैसे रखने लगे थे। जो रेवेन्यू जनरेट होना था, वो रेवेन्यू कहां जाना था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाना था। तो उनके तक नहीं पहुंचने लगा। इन लोग क्या करने लगे, अपनी जेब में पैसे रखने लगे और बहुत हद तक भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। तो जब ये बिहार बंगाल में इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार मचा दिया और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, इस क्षेत्र के जो लोग थे, यहां से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। और जब आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई, तो ये जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोलते हैं हमें 10 लाख पाउंड पैसे की जरूरत है, हमें पैसे दीजिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोची कि भाई यहां से तो इतना बड़ा भू भौगोलिक क्षेत्र है, यहां से तो रेवेन्यू आना चाहिए, बंगाल बिहार उड़ीसा, यहां से हमें रेवेन्यू आना चाहिए, ये उल्टा हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि लगता है कि यहाँ का पूरा मैनेजमेंट ही खराब है, और उन्होंने चेंज करा और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कानून बनाएंगे। और कानून बनाने के लिए उन्होंने क्या भेज दिया और क्या किसको पारित कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट। और अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए थे। तो कारण क्या थे इसके, समझ में आया? समझ में आया क्या क्या कारण थे? भ्रष्टाचार, करप्शन, एक रीजन। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। ठीक है, और तीसरा क्या हुआ, द्वैध शासन। तीन कारण हुए। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोची कि जब ये चीज स्थिति आ गई, तो हमने क्या, उन्होंने क्या सोची कि अब भैया हम ही कानून बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। और उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, तो वो प्रावधान हमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान है। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई, क्यों इसकी चीज हुआ? सबको क्लियर है? बताइए, क्लियर है ना? चलिए, अब इसके बाद हमें देखना है, अब रेगुलेटिंग एक्ट में अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या क्या प्रावधान बनाए जो हमारे पेपर में आते हैं। चलिए लिखिए, जो प्रावधान इन्होंने बनाया, देखिए अब जो इन्होंने प्रावधान बनाया, तो पहला जो प्रावधान बनाया रेगुलेटिंग एक्ट में, जो प्रावधान बनाया, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनाए, इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनाए, वो पहला प्रोविजन क्या था जो बहुत इंपॉर्टेंट था? क्या बनाया इन्होंने पहला प्रोविजन, बताइए क्या बनाए इन्होंने? इसी एक्ट में कहा गया था कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल, सॉरी बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो पहला इसी में आया, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर क्या होगा अब? बंगाल का गवर्नर जनरल। और किसको बनाया, आपको पता है किसको बनाया? वारेन हेस्टिंग्स साहब को। क्लियर, एक ये प्रावधान बना। दूसरा प्रावधान क्या बना? अब भैया यहां पे एक प्रेसिडेंसी बनाई गई, मतलब एक सरकार बनाई गई। बोली कि एक गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का एक गवर्नर जनरल होगा, और इसके साथ कुछ कार्यकारी परिषद होंगे। तो 4 कार्यकारी परिषद सदस्य, सरकार चलाना है ना यहाँ पे, सब चीज बनाना है। तो उन्होंने कहा कि एक बंगाल का गवर्नर जनरल एक हो गया, और इसकी सहायता के लिए यहाँ पे 4 कार्यकारी सदस्य होंगे। तो लिख लीजिए, 4 कार्यकारी परिषद सदस्य होंगे। आगे चल के इनकी संख्या कम भी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया?
20 वर्षों का 20 वर्षों का एकाधिकार दे दिया, एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार मतलब होता है मोनोपोली, ठीक है। क्या सदस्य को, मेंबर, काउंसिल्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स मेंबर्स ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, या मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखिए 20 वर्ष का एकाधिकार या मोनोपोली दे दिया गया, इसको समझिए। एकाधिकार, एकाधिकार मतलब होता है, ये दो प्रकार से होता है। ये एकाधिकार ये व्यापार में देते हैं, व्यापार मतलब ट्रेड में देते हैं, व्यापार में देते हैं या ट्रेड में देते हैं, या प्रशासन में देते हैं। प्रशासन मतलब समझते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन में, दो में दिया जाता है क्या, एकाधिकार। एकाधिकार मतलब आप ऐसा समझिए, मैं एमपी का, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं और यहाँ का मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हूं, ठीक है। तो मैं क्या किया, ये हमारा एमपी है और मैं उस एमपी का निवासी हूं और ये हमारे हैं पीएम साहब मोदी जी, तो मैं एमपी का रहने वाला हूं, मैं यहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और मैंने पीएम साहब के सामने एक बात रखी, मैंने बोला कि मैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा प्लांट या बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे 20 साल का एकाधिकार दीजिए। तो पीएम मोदी जी ने मुझे क्या कर दिया, परमिशन दे दिया कि आप एक काम करिए, यहाँ पे बिजनेस करिए। तो 20 साल तक मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं एकाधिकार। मतलब मैं ही करूंगा, कोई दूसरा अगर इन्वेस्टमेंट भी आता है, कोई इन्वेस्टर आता है, तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, अधिकार नहीं बने, बिजनेस नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही करूंगा 20 साल तक। ये होता है एकाधिकार, समझ में आया। तो वैसे जब ये एक्ट बना तो उन्होंने क्या बोल दिया, 20 साल तक यहाँ पे कंपनी रहेगी और कोई भी यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ पे एक अधिकार, इसको कहते हैं एकाधिकार, जो केंद्रीय से होता है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया। तो एक और प्रावधान क्या किया गया, 20 वर्षों का एकाधिकार। आगे जाके ये वर्षों की संख्या कम करती जाएगी, आगे एक्ट आएंगे तो, ठीक है। चौथा प्रावधान यहाँ पे क्या किया गया, अब देखिए मैंने अभी बताया था ना, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मच गया था वहां पे, और बहुत ज्यादा जब भ्रष्टाचार वहां पे हो गया था तो वहां पे क्या कर दिए थे, सीधे इस प्रावधान में बता दिया गया था कि कोई भी गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय से ना उपहार लेगा ना निजी व्यापार करेगा, सीधा सीधा उसमें क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो लिख लीजिए, उपहार, उपहार कहते हैं अपन गिफ्ट, या निजी व्यापार, प्राइवेट, निजी व्यापार में, निजी व्यापार पर प्रतिबंध। समझ में आया ये क्यों लगाया गया, क्यों लगाया गया, क्योंकि वहां के जो पर्सनल उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपनी जेब भर रहे थे, वो अपना बिजनेस शुरू कर दिए थे और कंपनी को पैसा पहुंच नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने आए और सीधे प्रावधान क्या बना दिया कि ना कोई उनसे गिफ्ट लेगा कोई भी भारतीय से, ना कोई अपना निजी व्यापार वहां पे शुरू करेगा, आपको जो भी पैसा होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट, आप ईस्ट इंडिया कंपनी को दीजिए। क्लियर। और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान आया यहां पे कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पे, कलकत्ता। उस समय कलकत्ता बोला जाता था, 2001 के बाद इसे कोलकाता बोलना जाने लगा, है ना। और मैंने आपको बताया था भौगोलिक स्थिति से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी, इसलिए यहां पर सबसे पहले अंग्रेजों ने आया और अपना आधिपत्य जमाया। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, क्वेश्चन पूछा गया है किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कब की गई, इसी एक्ट के बाद 1774 में, क्योंकि एक्ट हर एक साल पहले ही आता है। जैसे मनरेगा आई, शुरुआत हुई उसकी तो 2 अक्टूबर 2006 शुरुआत हुई, मगर मनरेगा एक्ट कब आया, 2005 में आया। उसी प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया, मगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1774 में। क्लियर। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट और आज के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में दोनों में डिफरेंस है भाई। उस समय समझ लीजिए एक लोकल कोर्ट थी, ठीक है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान में, जो आपको दिल्ली में दिखता है, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और अभी कौन है, एनवी रमन्ना जी है वहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48वें नंबर के, और पहले थे हीरालाल जे कानिया। समझ आ रहा है। तो जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है हमारा, 1950 के बाद इसकी जो स्थापना, माने इसको जो माना जाता है मेन, ये इसका आधार किसको माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। कौन से को माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को माना जाता है, ना कि इनको माना जाता है। ये उस समय की एक लोकल थी, ठीक है। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है।
अब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में स्थापना हो गई तो यहां पे कोई जज की भी तो नियुक्ति करना पड़ेगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट के एक प्रधान जज, एक प्रधान न्यायाधीश की स्थापना की गई, प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। जो प्रधान न्यायाधीश हुए उनका नाम पूछा जाता है, क्या था? एलिजा, क्या था? एलिजा एम्पे। ठीक है, एलिजा एम्पे को किया गया। और इनके साथ तीन अदर जज भी थे, इनके साथ तीन अदर जज भी थे, ये अन्य न्यायाधीश भी थे। और वो अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे उसके लिए कोड लिख लिए, HCL। HCL लिखिए। H से है हाइड, हाइड थे। C से है चैम्बर, ये नाम था। और L से था लेमिस्टर, लेमिस्टर। ठीक है, ये तीन लोग थे। अगर आपसे पूछ लेगा एलिजा एप्पे, हाइड, चैम्बर और लेमिस्टर, तो ये 5 प्रावधान भाई बनाए गए। अब एलिजा एप्पे की नियुक्ति तो हो गई, तो यहां पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग और एलिजा एम्पे बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे। अब दोस्त थे तो भारत में एक केस आया उनके पास, जहां पे एक ब्राह्मण थे नंद कुमार और एक महिला थी घसीटी बेगम। ठीक है, इनका केस आया एलिजा एम्पे के पास। तो वारेन हास्टिंग और एलिजा एम्पे क्या थे? दोनों दोस्त थे। तो वारेन हास्टिंग ने क्या किया, इनको बोल दिया कि भैया एक काम करिए, आप इनको कानून की तरफ से नहीं, आप इनको फांसी की सजा सुना दीजिए। ऐसा किसने बोल दिया? वारेन हास्टिंग बोल दिया। और ये बात पता चल गई किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने सोचा फिर यहां पे वही होने लगा जिसका हमें डर था। तो उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने सीधे बोला, उन्होंने वारेन हास्टिंग के खिलाफ महाभियोग ले आया। और उससे क्वेश्चन आता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था जिनके खिलाफ में महाभियोग लाया गया था? तो आप क्या बोलोगे? वारेन हास्टिंग। और क्यों लाया गया था वो भी मैं आपको बता दिया था। नंद कुमार नाम आया है जिनकी ये फांसी की सजा दी गई थी, और घसीटी बेगम और भी 2-3 लोग थे, मगर ये 2 नाम प्रमुख हैं। एक ब्राह्मण व्यक्ति नंद कुमार था और घसीटी करके नाम था, घसीटी बेगम करके नाम था। इनका केस चल रहा था और उनके केस में वारेन हास्टिंग ने, क्योंकि उनका दोस्त था तो उनको बोला कि आप इनको क्या करिए, फांसी की सजा दे दीजिए। और जैसे ही उनको फांसी की सजा देते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात पता चल गई कि ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे तो उनके लिए महाभियोग या इंपीचमेंट ला देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया? तो क्या बोलोगे आप? वारेन हास्टिंग। क्लियर? चलिए लिख लीजिए फैक्ट भी। और यहां ये समझ में आ गया, यहां पे प्रधान न्यायाधीश कौन हो गया? एलिजा एम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश थे, जो अदर जज थे, उनमें से है, कोड याद रख सकते हैं आप, HCL। एक कंप्यूटर की कंपनी है, ये शिव नाडर साहब की है, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योरशिप है भारत के। और उनकी लड़की रोशनी नाडर भी बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप है भारत की, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप में उद्यमिता कहते हैं, ये बिजनेसमैन कह लीजिए। हाइड, चैम्बर और लेमिस्टर, ये 3 लोग थे। क्लियर? नोट कर लिया आप लोग? ये प्रावधान तैयार किए गए। और इसके बाद लिख लीजिए, प्रथम गवर्नर जनरल जिसके खिलाफ महाभियोग या इसको बोलते हैं इंपीचमेंट। वैसे ये शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में इसके बारे में बात किया गया है, महाभियोग। ठीक है, क्लियर है? 61 के तहत सिर्फ उसी बस को, माने राष्ट्रपति जैसा पद जो होता है, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे बस यूज किया जाता है महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद के हटाने से, कदाचार या मिसकंडक्ट में अगर वो पाए जाते हैं तो उनको हटाने का प्रावधान है, इंपीचमेंट। ठीक है, मगर यहां इसलिए महाभियोग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंपीचमेंट बोलते हैं, जो कि वारेन हास्टिंग के लिए लाया गया था। तो प्रथम गवर्नर जनरल जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, इंपीचमेंट लाया गया था, उनका नाम क्या है? वारेन हास्टिंग। और वारेन हास्टिंग फिर यहां से हट जाते हैं और यहां से कौन? लॉर्ड कार्निवालिस आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रोविजन आपको समझ में आ गया क्या क्या प्रावधान बनाया गया। अब इसका महत्व या इंपॉर्टेंस देखिए इस एक्ट का, इसका महत्व या इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई।
इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई? इसकी इंपॉर्टेंस ये हुई कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन माने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक केंद्रीय मतलब सेंट्रलाइज्ड कहना चाहिए, है ना। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्वेश्चन आता है किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो आपको क्या बोलना है, कौन सा एक्ट था वो? गवर्नमेंट ऑफ वो रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या हुआ? पहली बार, प्रथम बार या पहली बार लिख सकते हैं आप, पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित। पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। और क्या हुआ? कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन मान्यता मिली। क्लियर? ये था रेगुलेटिंग एक्ट पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई? तो आपको बोलना है रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण किससे आया? रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन मान्यता मिली, ठीक है। तो ये सब चीज प्रावधान इसमें हो गया। और इससे एक्स्ट्रा अगर आपको देखना है तो वारेन हास्टिंग जब तक रहे तब तक इन्होंने यहाँ पे एक मदरसे का स्थापना करी। अगर कोई पूछ लेगा कि ये हिस्ट्री का टॉपिक है और मैं वारेन हास्टिंग का नाम आया तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि वारेन हास्टिंग जब तक अपने पीरियड में रहे तो उनके समय मदरसा की स्थापना की गई। दूसरा, भगवत गीता जो प्रमुख ग्रंथ माना गया है, उस भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया किसने? विलियम विल्किस ने 1789 में। वो भी किसके समय हुआ? वारेन हास्टिंग के समय हुआ। और क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स करते हैं 1784 में। किसके समय? वारेन हास्टिंग के समय। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि मदरसा की स्थापना सबसे पहले किसने करी? वारेन हास्टिंग के समय हुआ। दूसरा, मैंने बताया भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट जो विलियम विल्किस ने किया था किसके समय हुआ? वारेन हास्टिंग के समय हुआ। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स करते हैं। ये किसके पीरियड में करे थे? उस समय वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप क्या बोलोगे? वारेन हास्टिंग थे। और फिर उसके बाद तो इनको महाभियोग लग गया और ये चले गए और लॉर्ड कार्नवालिस आ जाते हैं। क्लियर? तो आपको सीधा से सीधा एक क्वेश्चन पूछता है। ये था हमारा पूरा प्रावधान। आई थिंक आपको सबको अंडरस्टैंड है, अब समझ में आया होगा। क्लियर? क्या क्या पढ़े एक बार देख लीजिए। हमने बात किया था रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है कि भारत में आने वाला ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया पहला अधिनियम कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था। इस समय यहाँ पे ताज में जो क्राउन में जो राजा थे यहाँ के, वो कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंगाल का गवर्नर हमारे समय था वारेन हास्टिंग, ठीक है। और कारण क्या था रेगुलेटिंग एक्ट लाने का? भ्रष्टाचार, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी, और दैध शासन डायरकी सिस्टम की के कारण भी यहाँ पे आया है। डायरकी सिस्टम मतलब समझ गए कि बंगाल का नवाब वहां सिर्फ बैठा रहता था और ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व करती थी, जिससे उनका पूरा अधिकार हो गया और वहां पे क्या हो गया? भ्रष्टाचार पनप गया। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? इसके बाद कुछ इस पर प्रावधान बने। इसके इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। बंगाल का गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, और उसके पहले कौन थे? वारेन हास्टिंग। किस एक्ट के तहत बात कर रहे हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके बाद इनकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद सदस्य बनाए गए, और उसके बाद 20 वर्षों का एक अधिकारी मोनोपोली दिया, और इस पे 2 पे होता है, एक ट्रेड में मतलब व्यापार में, और किस पे होता है? प्रशासन में। ठीक है। इसके बाद हमने बात किया किसकी? उपहार निजी व्यापार में प्रतिबंध कर दिया, प्रोहिबिटेट कर दिया कि किसी से भैया ना उपहार लेना है ना कोई गिफ्ट लेना है, आपको बस अपना काम करना है।
है ना। और उसके बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। वहां पे प्रधान न्यायाधीश बनाए एलिजा एम्पे। वहां पे क्या हुआ, और अन्य जज थे वो कौन थे, हाइड, चैम्बर और लेमिस्टर। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, महाभियोग चलाने वाले पहले गवर्नर जनरल हुए कौन, वारेन हास्टिंग। और उनका जो महत्व हुआ, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, पहली बार ब्रिटिश सांसद का नियंत्रण स्थापित हुआ और भारत में कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यता मिली, है ना। क्लियर सारे के सारे फैक्ट, क्या क्या हुआ, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। क्लियर। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा हमारी बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो हम थोड़ी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर दूसरा एक्ट पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, सुप्रीम कोर्ट भारतीय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, क्वेश्चन पूछता है, तो क्या बोलोगे, कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन सा अनुच्छेद, हाँ 124 के तहत, 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, कौन सा, जो अभी वर्तमान वाला है ना, वो वाला नहीं, वो वाला अलग है। और इसी के तहत अगर हमारे राज्यों में हाई कोर्ट होती है, जो अभी 25 हाई कोर्ट है, तो वो कितने 214 के तहत हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की स्थापना होती है। क्लियर। और ये सब न्यायपालिका के अंग हैं। और अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर। तो जो भी केस बनते हैं वो छोटी अदालत कुछ की अदालत में बनते हैं। तो हाई कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट होती है, यहाँ पे रिट लगती है, यहाँ पे याचिका लगती है, पिटीशन लगती है। इसके जनक कहा जाता था भगवती जी को, फादर ऑफ पिटीशन कहा जाता था टीएन भगवती जी को। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि आपको रिट लगाना, कहां जाओगे आप, हाई कोर्ट जाओगे, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो जो याचिका लगती है, और याचिका ऐसा नहीं कि मेरे मोहल्ले में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं अपने निजी के लिए काम कर दिया, ये जन कल्याण के लिए लगती है याचिका। ठीक है, मेरे मोहल्ले में अगर कोई नाली का पानी बह रहा है और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, तो मैं याचिका लगा सकता हूं, माने जन कल्याण के लिए होती, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होती। क्लियर। अब देखिए, तो जो याचिका लगती है वो हाई कोर्ट से लगती है, तो 266 अनुच्छेद 266 के तहत क्या लगती है, याचिका लगती है। और सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है अनुच्छेद 32 के तहत लगती है। आपने नाम सुना होगा, हैबीस करण, मेमेंडस, सेंटोरी, है ना, वही मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 32 के तहत हम लगाएंगे याचिका, और 226 आईएस के तहत हम कहां पे लगाएंगे, हाई कोर्ट में लगाएंगे। और वर्तमान में कितनी हाई कोर्ट है, 25। कितनी है, 25। कहां पे खुली है, हैदराबाद तेलंगाना में, जिसका नया नाम भाग्यनगर भी होने वाला है। ठीक है, तो वहां पे 25 हाईकोर्ट खुली है। और सबसे पहली कब खुली थी मैं बताऊंगा आपको, जब हम भारत शासन अधिनियम 1861 पढ़ेंगे तो मैं हाईकोर्ट का जिक्र करूंगा। ठीक है, तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। अब मेरे को ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट में करंट से कितने जज हैं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज हैं, कितने जज होते हैं यहां पे, 33 प्लस एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और 33 अन्य जज होते हैं, जिसमें से 4 महिलाएं भी हैं, जिसमें से 4 महिलाएं भी हैं। और एक कौन है, एक तो सीजीआई है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और कौन है वर्तमान में, कौन है, एनबी रमन्ना साहब है अभी। और कौन से नंबर के, कोई बताएगा, ये हैं 48वें नंबर के। ये तो होगा अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका रिटायरमेंट एज कितनी रहती है, 65 वर्ष। और हाई कोर्ट के जजों की होती है 62। ये तो होगा वर्तमान में, मतलब पहले सीजीआई भारत के कौन थे, कोई बताएगा, क्वेश्चन आया है भाई, कौन थे पहले सीजीआई, हाँ, हीरालाल जेकानिया प्रथम न्यायाधीश, कौन थे, हीरालाल जेकानिया, हीरालाल जेकानिया साहब। ठीक है, ये तो होगा प्रथम। पुरुष में, महिलाएं में कोई बताएगा, कौन सी महिलाएं में बताइए, फातिमा बीबी। महिलाएं में कौन थी, फातिमा
बीबी 1989, ठीक है। और 4 महिलाएं जो है ना ये अन्य है। यहाँ पे कॉलिजियम बैठता है और आकर आपसे पूछ लेगा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना है इनकी नियुक्ति या अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। एक कोलिजियम सिस्टम बैठता है, सबसे ज्यादा सीनियर होते जाते हैं जज, उनको बनाया जाता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपतियों द्वारा की जाती है। क्लियर। अब मुझे बताइए किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ। कौन थी, लीला सेठ। किसी भी, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी हाई कोर्ट की, किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट जो है वो शिमला में थी, वहां की बनी थी। और किसी भी जिला न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडी। लिख लीजिए फैक्ट, लिख लीजिए दो। हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ और किसी भी जिले की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। और कोई बताएगा कि एमपी के अभी चीफ जस्टिस कौन है, कोई बताएगा, एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन है, हाँ सही है, विजय मलिमत साहब हैं, 26वें नंबर के बने हैं। और यहाँ पे जो महाधिवक्ता होते हैं वो कौन है, प्रशांत कुमार है। मलिमत याद रखिए, विजय मलिमत जी हैं अभी, है ना, हमारे मध्य प्रदेश के। और 25 हाई कोर्ट हो चुकी है, जब हाई कोर्ट आएगा तो मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये क्लियर हुआ आपको। एन बी रमन्ना जी अभी करंट में 48वें नंबर के हैं, 65 वर्ष उनकी एज होती है। 4 महिलाएं हैं, प्रथम न्यायाधीश है हीरालाल जे कानिया और प्रथम महिला थी फातिमा बीवी 1989 में, और इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कोलिजियम बैठता है, जो सबसे सीनियर होते जाते हैं उनको नियुक्ति की जाती है। आई थिंक आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, अब हमारा अगला एक्ट है, कौन सा एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इसमें क्या किया गया, इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं गया। इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उनको दूर किया गया। और क्या किया गया, बंगाल बिहार, कलकत्ता का क्षेत्र था, जो कलकत्ता का गवर्नर था, उसको बंगाल बिहार और उड़ीसा के विधि बनाने के प्रावधान आ गए, उसके पास पावर आ गए। मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रही उनको दूर करने के लिए यहां पे काम बना। और फिट इंडिया एक्ट मूवमेंट में भी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था। एक चीज, दूसरी चीज क्या था, मैंने बताया था बंगाल बिहार और उड़ीसा में इनकी दीवानी प्राप्त हो गई थी, तो यहां पे अब विधि बनाने का भी जो पावर था वो किसको, कलकत्ता के पास, माने कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था उसके पास ये प्रावधान आ गया था। क्लियर, तो लिखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया था ये, 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में अब देखिए यहां भी आपको अगर क्राउन अगर पूछेगा तो वही थे, जॉर्ज तृतीय थे, ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट में थे। पर यहां पे प्रावधान में क्या बोला गया कि ये रेगुलेटिंग अधिनियम की कमियां दूर करने के लिए आया था। ठीक है, दूसरा क्या था, बिहार बंगाल। कोई बताएगा मुझे बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार राज्य कब बना, कोई बताएगा। 1912 में बना था, ठीक है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, है ना, नवीन पटनायक की सरकार है यहाँ पे।
बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र का विधि एक कानून बनाना, विधि या कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता के पास आ गया। बस ये चीज चेंजेस हुई थी और कुछ नहीं। क्या? एक था रेगुलेटिंग अधिनियम की कमियों को दूर, दूसरा बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र के विधि या कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता के पास आ गया। ये हुआ था बस एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट में। क्लियर? अब हमें अगला देखिए, पिट इंडिया एक्ट 1784। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया, है ना। अब पिट इंडिया एक्ट आया तो हमें यहाँ पे भी देख लेंगे। यहाँ पे हमने देखा अभी क्राउन का जो शासक था, ये क्राउन या ब्रिटिश ताज, कौन थे वहां के राजा? वही होंगे, कौन थे? जॉर्ज तृतीय। ठीक है, मगर पीएम चेंज हो गए थे। पीएम कौन बन गए थे? पिट्स दी यंगर उनका नाम था। क्या था? पिट्स दी यंगर, उन्हीं के नाम पे आया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था? पिट्स दी यंगर। पिट्स दी यंगर इन्हीं के नाम पे पड़ा था। ठीक है, और यहां पे जो कारण हुआ इसको लाने का, इसके जो कारण हुआ, ये कॉजेज हुए, तो थोड़ा ऐसा कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। कौन था? जॉर्ज तृतीय। पीएम कौन थे? पिट्स दी यंगर। पिट्स दी पिट्स दी यंगर। क्लियर? और जो कारण था पिट्स इंडिया एक्ट को लाने का, जो कारण था, जो कॉजेज थे, वो क्या था? ये जो कारण था, वो कारण क्या था? कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। क्या कारण था? रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट की कमियां को दूर करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या कारण था हमारा? रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट की कमियों को दूर करना। अब जो दूर करेंगे तो इसके लिए अब क्या करेंगे? प्रावधान बनाया जाएगा।
ठीक है, और प्रावधान बनाया जाएगा तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दैव शासन प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा द्वैध द्वैध शासन प्रारंभ, किसके द्वारा, भैया बंगाल ने एक बार द्वैध शासन लगा चुका था। अगर पूछेगा बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन, मैंने आपको लिखवा चुका है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा द्वैध शासन प्रारंभ कहां पे होता है, पिट इंडिया एक्ट में होता है। और इसके तहत उन्होंने काम को भी दो भागों में बांट देते हैं, और दो भागों में बांट देते हैं मतलब जो काम को भी, जिनका जो कार्य होता है उसको भी दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या होता है, बोर्ड ऑफ एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या ऐसे एक नाम से और कहते हैं कोड ऑफ डायरेक्टर। कंफ्यूज मत होइए, इसको एक नाम से और बोला जाता है, इसको एक नाम से और बोला जाता है कोड ऑफ डायरेक्टर, है ना। कैश ऑन डिलीवरी मत समझिए, कोड ऑफ डायरेक्टर, समझ में आ रहा है, ये इसके एक नाम और है। तो जो बोर्ड ऑन, क्या बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कौन से मामले देखते थे, ये व्यापारिक मामले देखते थे। कौन देखते थे ये देखते थे व्यापारिक मामले, ट्रेड देखा करते थे, कॉमर्स व्यापारिक मामले देखते थे। और ये कौन से मामले देखते थे, राजनीतिक मामले देखते थे, राजनीतिक मामले देखते थे। और इसमें 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे, और इनकी नियुक्ति करता था कौन, क्राउन। कौन करते थे, ताज, ब्रिटिश ताज, वहां के राजा करते थे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे क्राउन कौन थे, जॉर्ज तृतीय थे। पीएम कौन थे, फिट्स डी यंगर थे। 1784 में आया था। कारण क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन प्रारंभ किया और यहाँ पे कार्यों को भी चेंज करे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आया, और इसी को सीओडी भी कहते हैं, कोड ऑफ डायरेक्टर। व्यापारिक मामले को देखते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखते थे राजनीतिक मामले को। और इसमें 6 सदस्य होते थे और उनकी नियुक्ति करते थे कौन, क्राउन। चलिए बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जय हिंद।